वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिसिशन एग्रीकल्चर या फिर प्रिसिशन फार्मिंग जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री का या किसी भी लैंड की अगर हम बात करें तो उसकी जो वेल्थ और सिक्योरिटी होती है वो आती है सस्टेनेबिलिटी से या फिर हाई टेक एंड हाई प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर से, क्योंकि सबसे पहली जो नीड होती है इंसान की वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर एग्रीकल्चर वहाँ का स्ट्रांग होगा तो वो रिम्यूनरेटिव होगा, यानी वो अच्छी आपको पैसे देगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा लोगों के खान पान के लिए, और इसी तरह से कंट्री आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो एक आउटकम होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्सली रिलेटेड कंपोनेंट्स का, जिसमें कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं आपके जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जैसे कि बीज, पानी इरिगेशन के लिए, या फिर एग्रोकेमिकल्स जो कि आप फर्टिलाइजर्स के यूज़ लेते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज़ लेते हैं। तो हम किस तरीके से एक केयरफुल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसमें जितना भी सस्टेनेबल सिस्टम होता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि हम किसी भी इनपुट को इतना यूज करें या किसी का भी इतना दोहन करें कि वो आगे आने वाली पुश्तों के लिए भी रेडी रहे, या फिर उनमें वो दम रहे या क्षमता रहे कि आगे आने वाली नस्लें भी उसको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि सब कुछ हम ही ले लें और उसको इतना नष्ट कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना। तो दोस्तों, जब हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने पे फोकस करते हैं तब हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम इकोलॉजी को या फिर एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें। और हाल ही में अगर आप देखेंगे पिछले 50 से 60 वर्षों में अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ हो चुका है, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो चुके हैं कि उनके बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स अब हमें मिलने लग गए हैं। तो अब हमको फोकस ऐसे करना है कि हमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है और मैक्सिमाइज करनी है हमें रिसोर्स इनपुट एफिशिएंसी को। और ये तो सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में लेबर जो है, जो काश्तकार जो काम करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होने वाली है। तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें, उसको एग्रीकल्चर साइंस के साथ मिलाएं और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अच्छी पैदावार प्रोड्यूस करें, जिसका कि बहुत ही इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन हो जाए। अब ये जो चीज़ है जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, मिनिमम लॉसेस चाहते हैं, तो ये जितनी कंडीशंस हैं ये मिला करके जन्म देती हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर को या फिर प्रिसिशन फार्मिंग को। तो बेसिकली व्हाट इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर, प्रिसिशन फार्मिंग क्या होती है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक अप्रोच होती है, एक फार्म मैनेजमेंट की अप्रोच है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या फिर जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आपकी क्रॉप्स हैं या जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसको उतना ही मिले जितनी की उसे जरूरत है। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर क्रॉप से पहले अगर आपने एक दलहनी फसल ले रखी है तो ऑलरेडी उसके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पता कर सकते हैं कि हमें नाइट्रोजन की कितनी ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यूरिया डालने में जो आपका लेबर का कॉस्ट आता है और जो यूरिया का कॉस्ट आता है वो भी बचेगा, प्लस जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा यूरिया डालने से ज़मीन में हो जाती उसका भी खतरा नहीं रहेगा। तो जो अल्टीमेट गोल होता है प्रिसिशन एग्रीकल्चर का वो यही होता है कि वो इंश्योर कर सके कि जो भी आप मैनेज कर रहे हैं फार्म को, उसमें वो प्रॉफिटेबल हो, सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हुए चले। तो जो ये कंसेप्ट है प्रिसिशन फार्मिंग का, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है ऑन द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके हम जीपीएस कहते हैं। अभी जो यूनिक कैरेक्टर है जीपीएस का वो है प्रिसिशन इन टाइम
एंड इन स्पेस। तो हम एक अच्छी सी डेफिनेशन अगर हम दें प्रेसिशन एग्रीकल्चर की तो वो यही है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिसाइज एंड करेक्ट अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स, यानी बिल्कुल जितना चाहिए उतना ही आप इनपुट देंगे। किसका इनपुट देंगे? वाटर यानी पानी का, फर्टिलाइजर का, बीज का, खाद का, पेस्टिसाइड्स का, और करेक्ट टाइम पर देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अभी पानी की जरूरत नहीं है और आपने पानी लगा दिया। तो अगर हम टाइमली सारे इनपुट्स देंगे तो हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने यील्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक तरीका का मैनेजमेंट है जिसको हम साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। यानी हर अलग अलग जमीन की अलग अलग जरूरत के हिसाब से आपको जो फार्मिंग सिस्टम है उसको मैनेज करना है। तो यहां इन्फोसिस किस चीज पर दिया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, जो कि आइडेंटिफाई कर सके, एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी विद इन द फील्ड्स। देखिए, जब हम बड़े बड़े खेतों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे पैचेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए या सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। अलग अलग पैचेस के हिसाब से आपको इनपुट देना है और इस तरह से देना है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें और सस्टेनेबली ये सारे काम कर सकें। तो अब इसमें टूल्स क्या चाहिए होते हैं और इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, इसकी हम एक श्रृंखला पूरी देखेंगे। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगती हैं अलग अलग और कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ता है अलग अलग टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस कहते हैं। ये एक सेट होता है 24 सैटेलाइट्स का इन द अर्थ्स ऑर्बिट, और ये जीपीएस जो है ये रेडियो सिग्नल्स देता है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज्योग्राफिक पोजीशन ऑन अर्थ पता चल जाती है। तो लगभग इसकी 95% प्रोबेबिलिटी रहती है कि सही पोजीशन ये बताएगा और इससे फार्मर्स को ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही प्रिसाइज मैपिंग हो जाती है फार्म्स की। और अगर इस सिस्टम को हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ जोड़ देते हैं तो एग्जैक्ट स्टेटस पता चल जाता है फार्मर को अपनी क्रॉप का, और ये भी पता चल जाता है कि उसकी पर्टिकुलर क्रॉप को किस एरिया में कितने फर्टिलाइजर या कितने पानी की या कितने पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। दूसरा टूल होता है दोस्तों ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम GIS कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और पूरे स्पेशली और टेम्पोरली ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को आपको दे देता है। तीसरा टूल जो होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं ग्रिड सैम्पलिंग। ग्रिड में क्या होता है, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के छोटी छोटी ग्रिड्स बनाते हैं और पूरी फील्ड को ग्रिड्स में बांट देते हैं। लगभग एक ग्रिड जो होती है वो 0.5 से 5 हेक्टेयर्स के बीच में आती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इसके अंदर आप जो सॉइल्स लेते हैं ग्रिड्स की सैम्पलिंग करते हैं और हर ग्रिड के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है कि रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्या रहेगी। और अगर ओवरऑल हमें लेना होता है तो हर ग्रिड का हम सैंपल लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसका एक मीन निकाल करके वो जो सैंपल है पूरे लैबोरेटरी में चला जाता है एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट जो टूल होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में VRT भी कहते हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग फील्ड मशीनरी है अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स लगा देते हैं तो और ऑनबोर्ड जीपीएस भी लगा देते हैं तो हमें वेरिएबल रेट रिक्वायरमेंट पता चल जाती है इनपुट्स की। अब जैसे स्प्रे बूम्स होते हैं या फिर जो स्पिनिंग डिस्क एप्लीकेटर्स होते हैं वो ECU और GPS के साथ मिलकर के पैच स्प्रेइंग कर सकते हैं। यानी आपका जो ड्रोन है वो जगह जगह जा रहा है और जहां कहीं कम स्प्रेइंग करनी है तो वहां पे वो कम करेगा, जहां ज़्यादा करनी है तो वहां ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से आप उसकी रेट को भी वेरिएबिलिटी जो रेट है आपकी उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल यूज होता है दैट इज यील्ड मैप्स। अब ये यील्ड मैप्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्रोसेसिंग द डेटा जो आपको कंबाइन हार्वेस्टर से मिलता है जिसमें GPS लगा हुआ होता है। यानी आपको ये पता चल जाएगा जब आपने हार्वेस्ट किया है कि किस पैच से आपको ज्यादा यील्ड मिली है, किस पैच से आपको
कम यील्ड मिली है, उसके हिसाब से आप अपनी जो टोटल यील्ड है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल होता है वो होता है रिमोट सेंसर्स। अब रिमोट सेंसर्स जो हैं ये एरियल भी होते हैं या फिर ये सैटेलाइट सेंसर्स भी होते हैं, और ये आपको इंडिकेट करते हैं इन द वेरिएशंस ऑफ द कलर्स ऑफ द फील्ड, जो कि सॉइल टाइप या क्रॉप डेवलपमेंट या फील्ड बाउंड्री या रोड्स या जहां नदी बह रही है या नाला बह रहा है उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको ये पता चल जाता है एरियली व्यू करके कि आपका पूरा वेजिटेटिव इंडेक्स क्या है आपकी पूरी फील्ड का, और उससे ये भी पता चलता है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। या अगर आपने सपोज करिए फील्ड में टमाटर लगाए हैं तो आपको रेड कलर से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे राइपनिंग ऑफ द टमेटोज हो चुका है, और कहीं ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे अनराइप्ड टमेटोज हैं। इसी तरीके से आप प्रॉक्सिमेट सेंसर्स को अपने ट्रैक्टर में अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर जब ट्रैक्टर फील्ड के ऊपर से पास होगा तो वो सॉइल के पैरामीटर्स जैसे कि नाइट्रोजन का क्या स्टेटस है या सॉइल का क्या पीएच है या क्रॉप की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मेजर करके बता देगा। नेक्स्ट आप लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो भी डेटा जो दूसरे टूल्स से आपको मिला है, और उसको एक अवेलेबल यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैप्स, ग्राफ्स या चार्ट्स। इस तरह से आप उसकी मदद लेकर के डेटा को एनालाइज करके आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए या फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेसिशन इरिगेशन सिस्टम्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इरिगेशन मशीन्स के द्वारा, जो कि जीपीएस बेस्ड कंट्रोलर्स से गवर्न होती हैं, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं या सेंसर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सॉइल को और उनकी एम्बियंट कंडीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से इरिगेशन मशीन्स में जो फ्लो है या प्रेशर है उसको ज़्यादा या कम करके हायर वाटर यूज़ एफिशिएंसी ले सकते हैं। तो प्रेसिशन फार्मिंग जो है, जो जब हम एरेबल लैंड पर लेते हैं तो उसके अंदर हम जितनी भी प्रेसिशन एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं उनको लगाते हैं, जैसे कि कंट्रोल ट्रैफिक फार्मिंग भी एक अप्रोच है जिसमें आप अननेसेसरी क्रॉप डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल ट्रैफिक मेथड्स है इसके अंदर आप फील्ड व्हीकल्स को मिनिमल एरिया के अंदर कन्फाइन करके और मैक्सिमम उसकी रेंज रख के आप उसको प्रेसिशन एग्रीकल्चर में एरेबल लैंड में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑप्टिमाइज कर सकें फर्टिलाइजर्स के यूज़ को, स्पेशली एनपीके। So now we'll see what are the 5 R's of precision agriculture। 5 R कौन कौन से होते हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए अगर हम प्रेसिशन एग्रीकल्चर करने वाले हैं। तो इसमें ये होता है, पहला है अप्लाइंग द राइट इनपुट, दूसरा होता है अप्लाइंग द राइट इनपुट इन द राइट अमाउंट टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम and in the right manner। यानी right input, right amount, right place, right time and right manner are the 5 R's of precision agriculture। तो दोस्तों कोई भी प्रोसेस होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो बिना चैलेंजेस के होगा। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, वो है सबसे पहला स्टैंडर्डाइजिंग द टेक्नोलॉजी अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो स्टैंडर्डाइज करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत इनपुट्स यूज किए जाते हैं। देन कनेक्टिविटी चैलेंजेस होते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह को कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इज वन अनदर चैलेंज, और स्केलेबिलिटी नहीं हो पाती है उतनी। आप थोड़े से एरिया में कर लेंगे, लेकिन जब आप हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की बात करते हैं तो आप उसको उतना स्केल नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट चैलेंज आता है कि वर्टिकल फार्मिंग में आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर में अभी आते हैं लोगों को, लेकिन दोस्तों चैलेंजेस को ओवरकम करके ही हम किसी टेक्नोलॉजी को
आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैलेंजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रिसिशन फार्मिंग के, जैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट इसमें आता है, जिससे गरीब तबके के जो फार्मर्स हैं वो प्रिसिशन फार्मिंग नहीं यूज़ कर पाते हैं। और ये जो प्रिसिशन फार्मिंग का जो टेक्निक्स हैं ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और बहुत सारी इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है। बहुत सारा डेटा आपको कलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसको एनालाइज करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मशीन से बहुत ज़्यादा आपके केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे नुकसान भी हो जाता है, जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड रिड्यूस भी हो जाती है। बहुत सारे फार्मर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है उन मशीन्स को हैंडल करने की, जिससे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि प्रिसिशन फार्मिंग यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए अगर, तो हम बेटर यील्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रिसिशन फार्मिंग या प्रिसिशन एग्रीकल्चर के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सिंगल प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, दूसरा है प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पैकेज एंड इंटीग्रेटेड प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इन 3 को आइडेंटिफाई किया है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो हम भी इंडिया में, क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इन तीनों को हम अलग अलग सूरत में काम में लेकर के अपनी जो यील्ड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में पढ़ा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम हाई टेक प्रिसिशन एग्रीकल्चर को सही ढंग से यूज़ करेंगे तो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के साथ साथ हम अपने देश की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।